आज से ठीक 5 दिन बाद देश में रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के एक ऐलान से खलबली मच गई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ इसे लेकर 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों से जुटने की अपील कर दी, लेकिन मदनी के इस ऐलान से अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन होली के वक्त ही क्यों, जबकि पहले प्रदर्शन की तारीख 10 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 13 मार्च क्यों किया गया? क्या ये होली के रंग में भंग डालने की साजिश तो नहीं है? विरोध का हक सही, लेकिन होली की तारीख पर सवाल। तारीख ऐसी क्यों चुनी गई जिससे माहौल खराब होने का खतरा हो? और जब पूरा देश होली के रंग में सराबोर होने की तैयारी कर रहा होगा, तो उस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करने उतरेंगे, जिसका ऐलान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद अरशद मदनी ने कर दिया। ये इरादा किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रदर्शन होली के वक्त ही क्यों? क्या ये होली में खलल डालने की साजिश है? क्या सनातन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? होली के वक्त वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन की तारीख पर अब मुस्लिम संगठनों ने भी सवाल उठा दिए हैं। और होली और रोजे जैसे पर्व को जो है एक उसमें रुकावट डालने और नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की साजिश चली जा रही है। ये लोग इंसानियत के कोई हमदर्द नहीं है। ये चंद कटमुल्लों की फौज है जो आए दिन इस तरीके के बयान देकर देश में द्वेष फैलाने का काम करते हैं समाज में। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 13 मार्च को होने वाले प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों से भी मुस्लिमों की अग्रेसिव आवाज सामने आ रही है। और तारीख के ऐलान के साथ ही अलग अलग इलाकों में मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। भोपाल में मुस्लिम संगठनों ने दो टूक कह दिया कि इस बिल को नहीं आने देंगे। वक्फ संशोधन कानून नहीं आने देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। भोपाल के मुसलमानों ने दो टूक कह दिया है कि हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है, वक्फ को सरकार टच ना करे। वक्फ संशोधन बिल पर भोपाल के मुसलमानों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। भी कटाएंगे, समझे? बाग का क्या मतलब है? जरूरत पड़ी तो हर जगह शाहीन बाग बनेगा। वोट के लिए हाँ बनाएंगे, विरोध होगा, बनाएंगे नहीं। अरे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तो सर भी कटाएंगे। दरअसल संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। ऐसी उम्मीद है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। खालिस्तानी गुंडों ने एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ साजिश की है। इस बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। चीनो हिल्स में बैप्टिस्ट मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश है। खालिस्तानी गुंडों ने कैलिफोर्निया में हिंदू स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे। ये घटना अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का एक और उदाहरण है। साथ ही अमेरिका में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। हिंदू संगठनों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। हिंदुत्व के ऊपर हो रहे आक्रमण इस बात का संकेत है कि हिंदुत्व जाग रहा है। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि विश्व का जो समझा हुआ सुलझा हुआ समुदाय है वो इन सब लोगों को अपने तरीके से समझा दे, अन्यथा हिंदू के जागने का अर्थ भी अलग है। एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र का है। अमेरिका के बाप्स हिंदू मंदिर पर हुए हमले की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी निंदा की है और इसे कायराना हरकत बताया। यहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है। मंदिर पर हमले की जानकारी बैप्स पब्लिक अफेयर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। बैप्स मंदिर में हुई तोड़फोड़ में शक की सुई खालिस्तानियों पर घूम रही है। इस हमले का भारत सरकार ने भी विरोध किया है और कड़ी कार्रवाई और पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। अमेरिका में ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल सितंबर में भी कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में बैप्स हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया था। क्या पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या टीम मोदी पाक अधिकृत कश्मीर पर कोई प्लान तैयार कर चुकी है?
सवाल इसलिए क्योंकि सरकार के 2 टॉप मिनिस्टर्स ने पीओके पर जो बयान दिया है वो इस बात का इशारा है कि मोदी सरकार पीओके पर लुक्का छिपी नहीं बल्कि अब आर पार के मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके खुद भारत में विलय की मांग कर रहा है, जबकि चंद दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा था जिस दिन पीओके वापस मिल जाएगा कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान जयशंकर के इसी बयान को आगे बढ़ा रहा है। क्या पाकिस्तान पर फिर बड़ी स्ट्राइक होने वाली है? क्या पाकिस्तान के कब्जे से पीओके आजाद होने वाला है? क्या अधूरा कश्मीर पूर्णता हासिल करने वाला है? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। मैं पाकिस्तान से अपेक्षा नहीं करता हूं कि पाकिस्तान हमको पीओके वापस कर देगा। मैं तो ये मानता हूं कि पीओके के लोग ही ये डिमांड करेंगे हमको भारत में मर्ज कर दिया। राजनाथ के बयान में कई अनकही बातें भी झलक रही हैं। जैसे ही पाकिस्तान पीओके को आजाद करने को मजबूर होगा, जरा इसके मायने समझिए। मुझे लगता है कि पीओके के लोग स्वयं ही ये डिमांड करेंगे कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए और पाकिस्तान मजबूर होगा। पाकिस्तान के कंसेंट की जरूरत भी पीओके को नहीं रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक इसी अंदाज में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जवाब दिया था और ये कहकर महफिल लूट ली कि पीओके मिलेगा उसी दिन कश्मीर का मसला खत्म। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. यानी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री दोनों नेताओं के पीओके पर एक जैसे बयान इस बात का इशारा है कि जल्द पीओके की आजादी की कहानी लिखी जाएगी, जिसका इशारा दोनों नेताओं के बयानों में साफ झलक रही है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। सीएम योगी ने दिल्ली में सबसे पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की, फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सूत्रों का दावा है कि योगी अपने नए सेनापति यानी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगवाने दिल्ली आए थे और योगी के नाम पर पीएम मोदी ने मुहर भी लगा दी। ये नाम कौन है? बीजेपी ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन दावा है कि होली के बाद नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। 2027 के समीकरण साधने के लिए जरूरी है कि जिला अध्यक्षों का सटीक चयन, फिर 27 के लिए नए सेनापति का चुनाव। योगी इस काम को अंजाम देने के लिए दिल्ली दौरे पर थे। दावा है कि जेपी नड्डा से योगी ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन किया, संभावित नाम और समीकरणों पर चर्चा की, साथ ही अपने फेवरेट चेहरे पर रजामंदी भी हासिल कर ली। पार्टी अध्यक्ष की मुहर के बाद ही योगी पीएम से मिले। सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात का मकसद भी अपने चहेते चेहरे के नाम पर मुहर लगवाना था, क्योंकि होली के बाद नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान होना है। विधानसभा चुनाव और कुंभ के कारण प्रक्रिया धीमी हुई थी, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है और बहुत जल्दी आपको नए जिलाध्यक्षों की सूची भी और नई प्रदेश राष्ट्र की व्यवस्था भी आप सबके बीच में। दरअसल बीजेपी में तैयारियों का दौर 2027 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। मौजूदा समय में क्षत्रिय सीएम है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जाट। ऐसे में ये भी चर्चा है कि प्रदेश की कमान किसी ब्राह्मण चेहरे को मिले, जबकि दलित और ओबीसी फैक्टर बेहद अहम है। दोनों वर्ग जातिगत फैक्टर में फिट बैठते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होली के बाद हो सकता है। इसको लेकर सारे समीकरणों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में मुलाकात करके बातचीत की है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जाति समीकरण के आधार पर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ संगठन और सरकार के बीच सेतु के काम करने वाले चेहरे को ही प्राथमिकता दी जाएगी और 2027 में संगठन का नेतृत्व प्रदेश में वही चेहरा करता हुआ नजर आएगा। यानी होली का रंग उतरने से पहले ही यूपी में सियासी रंग जमने वाला है। बीजेपी के नए यूपी अध्यक्ष की ताजपोशी के साथ ही पता चल जाएगा कि 27 में सत्ता का सेंटर किधर रहने वाला है। चुनावी साल में बिहार भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे पर आगे बढ़ने को तैयार है। बिहार में डेरा जमाए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा ही इशारा किया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के अलग अलग इलाकों में बाबाओं के दौरे से विपक्षी खेमे में खलबली मची है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 4 दिनों से बिहार के गोपालगंज में हनुमत कथा का प्रवचन कर रहे हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बटोगे तो कटोगे की तर्ज पर बिहार को संदेश दिया। हिंदू बटे ना, भारत खंड खंड ना हो, भारत फिर से अखंड हो। जब मजहब के नाम पर 1947 में ऑलरेडी भारत का बंटवारा हो चुका है, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए?
लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार में बाबाओं के इन दौरों पर विपक्षी खेमे में खलबली है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी बिहार में पहुंचे, जिसे कांग्रेस ने सियासी बता दिया। ये चुनाव के समय क्यों बाबा को तकलीफ दिया जा रहा है, क्यों कष्ट दिया जा रहा है? बाबा अपना आए जाए कोई नहीं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल जो है वो गलत है। तो वहीं बाबाओं के दौरे पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने भी जवाब दिया। ये भारत है, भारत में अगर सबों को स्वतंत्रता है आने का जाने का, तो रविशंकर जी महाराज श्री श्री रविशंकर जी हों या श्री श्री बागेश्वर बाबा, उस पर कोई सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं। जो उठाता है वो या तो उस धर्म का विरोधी है या कुंठित मानसिकता। बिहार में चुनाव के दिन नजदीक आते ही मुद्दों पर दंगल छिड़ गया है। आरक्षण के अखाड़े में तेजस्वी सेना मोर्चे पर डट गई है, यानी चुनाव से पहले सियासी हथियार को धार देने का काम शुरू हो गया है। नीतीश कुमार जवाब दो, नीतीश कुमार जवाब दो, आरक्षण चोर बीजेपी होश में आओ। आरक्षण पर नया रण बिहार में खुला है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर सड़क पर उतर गए हैं और सरकार पर 16% आरक्षण चोरी का आरोप मढ़ रहे हैं। तेजस्वी ने प्रदर्शन के साथ एक ट्वीट भी किया और लिखा, हमारी सरकार द्वारा बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी उल्टा तेजस्वी को ही घेर रही है। पहले घर को जो आरक्षण दिए हैं उससे तो मुक्ति दिलाएं। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोलें। ये आरक्षण तो अपने परिवार को दे रहे हैं। आपने सुना डोमिसाइल की बात करते हैं, अपने साले को बाहर से ला करके राज्यसभा भेजते हैं, परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं। ये आरक्षण की बात क्या करें? यानी आरक्षण पर हक मांगने वाले तेजस्वी खुद परिवारवाद के चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके कोई शक नहीं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने का दावा किया गया। दुनिया भर के श्रद्धालु आस्था के इस महाकुंभ में पहुंचे। खुद प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और तमाम बड़े नेताओं ने प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसे लेकर विवादित बयान दे दिया। राज ठाकरे ने मनसे के 19वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाकुंभ का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। चला आत्ताच कोरोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही। 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन आंघोळ करतायत। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने गंगा के पानी को लेकर खुजली करने का तंज वाला अभिनय भी किया, जिसके बाद वहां मौजूद मनसे कार्यकर्ता ठहाके लगाने लगे। श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही? एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी, आणि आम्ही काय नदीला माता। परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या स्वच्छ नद्या। राज ठाकरे के इस विवादित बयान का संतों ने विरोध किया है और इसे आस्था का अपमान बताया। 65 करोड़ लोगों ने कुंभ मेला में स्नान किया है, उनकी श्रद्धा का अपमान राज ठाकरे कर रहे, इसका हम निषेध करते हैं। उन्होंने ऐसी टिप्पणी गंगा और कुंभ मेला के ऊपर नहीं करनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के धर्मांतरण पर दिए गए बयान के बाद सियासी हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ सीएम का बयान हिंदूवादी संगठनों के मन को भा गया, जबकि कांग्रेस इस पर हमलावर है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि हिंदू बहन बेटियों को प्यार के फरेब में फंसाकर धर्मांतरण करने वालों को अब ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। सीएम मोहन के इस बयान का हिंदूवादी संगठनों ने स्वागत किया। मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और करता हूं, सबसे पहले 5 जल्लाद जो है वो नियुक्त करें मध्य प्रदेश की जेलों के लिए, और फांसी की सजा बिल्कुल। जैसे हिंदूवादियों को एक जिम्मेदारी दे दें,
के टुकड़े कर दो अगर कोई करता है। बिल्कुल जल्लाद। अगर हमारी हिंदू बहन बेटियों की तरफ आंख भी उठाकर देखी जाएगी तो आंख पूरी निकाल ली जाएगी। हिंदुवादी संगठन एमपी में जल्लाद तैनात करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद खान तिलमिलाए हुए हैं। धर्म विशेष को टारगेट करने की बात तो नहीं है। ये तो कोशिश करते रहते हैं बराबर, पहले ट्राइबल को करा, फिर मिशनरीज को करा, माइनॉरिटीज को, हमेशा मुस्लिम्स को तो हमेशा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। आरिफ मसूद को दर्द हो रहा है कि भला धर्मांतरण करने वालों को क्यों फांसी होनी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए ये सोची समझी चाल है। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान के बाद ये तो साफ है कि एमपी में अब धर्मांतरण गैंग की खैर नहीं। यूपी से छत्तीसगढ़ तक धर्मांतरण का धंधा जोरों पर है, जिस पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस की छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में लिया गया और मौके से धर्म परिवर्तन से संबंधित सामग्री भी बरामद हुई। वीडियो यूपी के महाराजगंज का है, जहां सदर कोतवाली के कंजर बस्ती में धर्म परिवर्तन खेल चल रहा था। सूचना के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और धर्म परिवर्तन कराने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक धन का लालच देकर हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। ये सारा खेल एक घर के अंदर चल रहा था। मौके से आधा दर्जन से अधिक बाइबल की किताबें भी बरामद हुई हैं। आपको क्या कह के लाए थे? अब दूसरा वीडियो देखिए। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पालपुर कस्बे में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस ने जामो रोड स्थित एक मकान में छापा मारा, जहां से दर्जनों महिलाओं और पुरुषों को बरामद किया गया। मौके से धर्म परिवर्तन से संबंधित कई पुस्तकें, दस्तावेज और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी धर्मांतरण का धंधा चल रहा था। यहाँ एक घर में ईसाइयों की प्रार्थना सभा चलाई जा रही थी, जिसमें कई पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। बताया जा रहा है कि घर के अंदर करीब 200 लोग थे। हिंदूवादी संगठन को जब इसकी भनक लगी तो यहाँ धावा बोल दिया। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने घर के अंदर से 80 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में गो तस्करों और भूमाफियाओं के खिलाफ मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। दमोह में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई हुई और गोकशी में शामिल आरोपियों के अवैध कब्जे गिराए गए। दमोह में सीएम मोहन यादव का बुलडोजर जमकर गरजा और एक अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया गया। शुक्रवार को गोकशी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में है। गोकशी की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। रविवार को लगातार तीसरे दिन अवैध कब्जे गिराए गए। न्यू दमोह के सीताबाबली इलाके में गो तस्करों और भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जे कर रखा था। इस अवैध निर्माण में लगातार गोकशी की शिकायतें मिल रही थीं। अवैध कब्जा हटाने के दौरान कई जगहों पर इसके सबूत भी मिले, जो ये बयान कर रहे हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर गोवंश का कत्लेआम हुआ। ये अवैध है और इससे पशु क्रूरता के तहत आता है। ये तो हम इस रिपोर्ट पे यदि हमें इस कार्रवाई के बाद उन अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम कायम करेंगे और फिर उनको हम लोग उसमें जांच करके पता लगाएंगे किसने रैंप बनाया। इस जगह एक रैंप भी बना था, जिसके जरिए पशुओं को ट्रक कंटेनर में चढ़ाया उतारा जाता था। फिलहाल आज जिन अवैध कब्जों को हटाया गया, उस जगह की कीमत करीब 2 करोड़ है, जबकि बीते 3 दिनों में करीब 7 से 8 करोड़ की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। यूपी में बुलडोजर वार जारी है और इस बार भूमाफिया ने सेना की जमीन ही हड़पने की साजिश कर डाली। लेकिन जैसे ही खबर अफसरों को मिली, यूपी का बाहुबली दहाड़ने लगा और पल भर में अवैध कब्जा मिट्टी में मिल गया। बुलडोजर की ये दहाड़ सेना की जमीन पर सुनाई दे रही है। जरा सोचिए, ये भूमाफिया कितने मन बढ़ रहे होंगे, जो सेना तक को नहीं बख्शा और रातों रात कब्जा कर बाउंड्री खड़ी कर दी। अवैध कब्जे की खबर मिली तो प्रशासन अपना बाहुबली लेकर पहुंच गया और शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई। दरअसल हापुड़ शहर में सेना की करीब 32 एकड़ जमीन है, लेकिन धीरे धीरे कब्जे होते गए और मौके पर जमीन महज 10 एकड़ बची। बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की लंबे समय से नजर थी। सेना की जमीन को कई बार लोगों ने गलत तरीके से बेचा, फिर खरीदने वालों ने बार बार दावे पेश किए और इस तरह कब्जेदारी बढ़ती चली गई। लेकिन इस बार प्रशासन का बुलडोजर भूमाफिया के इरादों को रौंदता चला गया। एक तरफ तो अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला, वहीं दूसरी तरफ अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की भी तैयारी है। यानी सेना की जमीन पर कब्जे की कोशिश अब भारी पड़ती दिख रही है। बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्याओं पर भूखमरी का खतरा छाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के बाद अब बांग्लादेश में रोहिंग्या रोटी को तरस रहे हैं। बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्याओं को यूनाइटेड नेशन ने झटका दिया है। यूएन अगले महीने से बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए फूड फंड को $12.50 से घटाकर $6 प्रति महीना कर देगा। ऐसा फैसला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूएन को फंड नहीं मिल रहा है।
अब इस फैसले के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती रोहिंग्या में भूखमरी का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहायता फंड में कटौती का फैसला 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में करीब 70,000 लोग बांग्लादेश भाग गए, जिसका एक कारण गृह राज्य में बढ़ती भूखमरी थी। WFP के मुताबिक वो राशन की कीमत $12.50 प्रति माह रखने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे दुनिया के कई देशों से फंडिंग नहीं मिली। इस कटौती को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले से भी जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने वैश्विक स्तर पर विदेशी सहायता में कटौती की घोषणा की है, क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज्यादा फंड देता था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में रोहिंग्या रोटी से तरस जाएंगे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में इतिहास की करीब 300 साल पुरानी अनोखी धरोहर आज भी अपने समय की गवाही दे रही है। यहाँ दया सिंह धर्म सिंह के गुरुद्वारे में जफरनामा मौजूद है, जिसे खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा। इस जफरनामा में वो भी खत है जिसे पढ़कर औरंगजेब बौखला उठा था। इस खत को खुद गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी दया सिंह और धर्म सिंह लेकर तब के औरंगाबाद आए थे, क्योंकि तब औरंगजेब यहीं रहता था। इन्हीं दया सिंह और धर्म सिंह के नाम पर पूरे दक्षिण भारत का पहला गुरुद्वारा संभाजी नगर में बनाया गया। औरंगजेब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसे सिर्फ फारसी भाषा ही आती थी। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने इस खत को फारसी भाषा में लिखा। इस जफरनामा के 111 छंदों में गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब को एक इंसान के रूप में, उसकी कमजोरियों और राजनेता के रूप में उसकी नैतिक कमियों के लिए फटकार लगाते हैं और इसमें उसे कहा गया था कि उसकी मौत निश्चित है। इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा गढ़ देवबंद, जिसकी पहचान हमेशा एक धर्म विशेष को लेकर होती थी, लेकिन अब मुस्लिम मोहल्ले में सनातन को पहचान मिल गई। बैरून कोटला मोहल्ले में सनातन के जयकारे गूंजते नजर आए, क्योंकि यहाँ 60 सालों से बंद 200 साल पुराने शिव मंदिर में फिर से प्राण फूंके गए। मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। मंदिर के शिखर पर भगवा लहराया गया। इस दौरान पूरा मुस्लिम मोहल्ला जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। फतवों की नगरी देवबंद में सनातन का सूर्योदय हो चुका है। देवबंद के बैरून कोटला में मिले 60 साल पुराने मंदिर में जैसे ही हवन पूजन शुरू हुआ तो पूरा मुस्लिम मोहल्ला सनातनी जयकारों से गूंज उठा। मुस्लिमों के सबसे बड़े शिक्षा के गढ़ देवबंद में सनातन का द्वार खुला। देवबंद के बैरून कोटला में मंदिर 60 साल से बंद पड़े महादेव के मंदिर में प्राण फूंके गए। मंदिर के गुंबद में भगवा ध्वज लहराया गया। महाराज यशवीर की मौजूदगी में विधि विधान के साथ पूजा पाठ और हवन पूजन हुआ। आज आप लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की। यदि पूर्व वाली सरकारें होती, आप यहाँ पूजा न कर पाते। पूजा करने के लिए चलते यहाँ तो नहीं आते, लेकिन जेल में होते। आज आप लोग इसलिए पूजा कर पाए कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहा जाता है कि बैरून कोटला मोहल्ले में पहले सैनी समाज रहता था, लेकिन मुस्लिमों के चलते इन लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया। महाराज यशवीर ने इस दौरान भाईचारे की बात करने वालों पर तंज कसा। जो भाईचारे की बात करते हैं, यदि हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे, हिंदू अपना अत्याचार बर्दाश्त करता चाहे, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और यदि हिंदू आवाज उठाता है अपनी रक्षा के लिए, तो ये सेकुलरवादी नेता और दूसरे क्या कहते हैं, भाईचारे का खतरा है। देवबंद के बैरून कोटला में ये शिव मंदिर करीब 200 साल पुराना है और पिछले 60 सालों से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। इस मंदिर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि कई दशकों से पूजा पाठ नहीं हुआ, न ही मंदिर का रखरखाव हुआ। यूपी के सीतापुर में एक मुस्लिम लड़की ने मजहब की दीवार तोड़कर हिंदू लड़के से शादी कर ली। युवती मोहसिना ने अपने प्रेमी अमन के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की और अपना नाम मोहसिना से चांदनी कर लिया। और ये जश्न उसी सच्ची मोहब्बत का है। ढोल की थाप पर मोहसिना और अमन की शादी का जश्न मनाया गया। इश्क और मोहब्बत से भरा यह पूरा मामला यूपी के सीतापुर का है, जहां मोहसिना ने अपने सच्चे प्यार के लिए धर्म की दीवारें लांघकर अपने प्रेमी अमन से शादी कर ली। इतना ही नहीं, मोहसिना ने हिंदू धर्म अपनाते हुए अपना नाम चांदनी रख लिया। तो माँ बाप राजी हैं आपके? जी नहीं। क्या नाम आपका? पहले मोहसिना था, अब चांदनी। पहले मोहसिना। खुश हैं आप शादी के? दरअसल मोहसिना बनी को अमन से प्यार हो गया। 5 साल तक दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहे। फिर दोनों ने शादी के बंधन में बंधकर एक साथ जीने और मरने की कस्में खाने का फैसला किया और दोनों ने काली मंदिर में 7 फेरे लिए। कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 5 साल से चल रहा था। कोई दिक्कत तो नहीं? अमन ने मोहसिना से बनी चांदनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अमन और चांदनी दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया है।
योगी के यूपी में लव जिहाद का अंजाम क्या है ये सभी को पता है। बावजूद इसके आगरा वाले भाईजान ये गलती कर बैठे और अंजाम हम आपको दिखाते हैं। किस तरह नाबालिग बच्चियों से इश्क फरमाने, लव जिहाद फैलाने के आरोप में भाईजान हाथ जोड़कर माफी मांगते गिड़गिड़ाते नजर आए। इन दो वीडियो को देखिए। पहले वीडियो में लड़के कुछ छात्राओं से बात कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में माफी मांग कर रहे हैं। अब आपको पूरा मामला बताते। दरअसल स्कूल परिसर में कुछ छात्राओं से लड़के बात कर रहे थे। इसमें टोपी पहने लड़का छात्रा को गली में खींचते हुए दिखाई दिया, जबकि दूसरा लड़का किसी और छात्रा पकड़ते दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इस वीडियो को देखा तो उन्होंने छात्राओं से बात कर रहे लड़कों पर लव जिहाद का आरोप लगाया और प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की। ये लव जिहाद का एंगल है, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। प्रशासन मामले को तत्काल संज्ञान में ले, जिससे कि कोई बड़ी अनहोनी होने से बच सके। उधर हिंदू संगठन की शिकायत के बाद पुलिस भी हरकत में आई और उससे आरोपी लड़कों को पकड़ लिया, जिसके बाद वो सभी माफी मांगते नजर आए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होटल स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। होटल स्टाफ ने जैन समुदाय के लोगों को नॉनवेज परोस दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने होटल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग होटल मैनेजर के साथ बहसबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक होटल में जैन समुदाय से जुड़े लोगों को खाने में नॉनवेज परोसा गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आरोप है कि खाने के टेबल पर वेज का स्टिकर लगा हुआ था, जबकि अंदर नॉनवेज रखा गया था। अभी भी जो है ना, आप अगर फूड टैग देखेंगे वेज नॉन वेज एक साथ है। इसके अलावा उसमें कहीं पर भी जो एक सिंबल होता है कि भाई ये ग्रीन है वेज है, ये रेड है नॉन वेज, अभी भी नहीं लगा हुआ। जैन समुदाय के लोगों ने इस गलती के लिए होटल प्रबंधन से लिखित में माफी मांगने की बात कही, जिस पर होटल में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इनकी मैनेजमेंट लिखित में माफीनामा दे कि ये हमारे मैनेजमेंट से गलती हुई है, ऐसी गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। लोगों ने होटल के कर्मचारियों पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग मानने को तैयार नहीं थे। मथुरा में होली की धूम चल रही है। बरसाने की लठमार होली संपन्न हो चुकी है। फूलों की होली की तैयारी है, यानी 14 मार्च तक पूरी दुनिया के श्रद्धालु मथुरा में रंगोत्सव का आनंद लेते नजर आएंगे, जिसे लेकर योगी फोर्स ने महाकुंभ जैसी सुरक्षा तैयारियां की हैं। मथुरा में करीब 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बम निरोधक दस्ते, वज्रवाहन तैनात हैं। एआई कैमरों से मथुरा, ब्रज, बरसाना क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही 94 बैरियर, 6 वॉच टावर बनाए गए हैं। बरसाना में 13 कैंप और 5 मोबाइल एम्बुलेंस, 12 एम्बुलेंस तैनात हैं। यानी महाकुंभ की तरह ही जबरदस्त तैयारियों के साथ मोर्चे पर योगी फोर्स मुस्तैद हो चुकी है। ब्रज हो, नन्नदगांव हो या बरसाना, हर तरफ चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। अगर आप देखेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर यूपी पुलिस है उसको यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको यहाँ मुस्तैद किया गया है कि सभी की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। RRF छठी वाहिनी मेरठ से भी तमाम जो आउटर फोर्स है उसको यहाँ पर बुलाया गया है। महाकुंभ की तरह ही मथुरा में होली पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु रंगोत्सव मनाने मथुरा पहुंच रहे हैं। तो बढ़िया है, मजा है, मजा होली है, बहुत अच्छी है, शानदार है, बहुत होली कैसे हो रही है, होली खेल रहे हैं। दिल्ली छतरपुर, फतेहपुर बेरी, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। कहाँ से आप? मैं बरेली से हूँ, बरेली से। कैसे होली खेल रहे हैं? होली बढ़िया, थोड़ी प्रशासन की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। यानी जैसी भक्तों की भीड़, योगी फोर्स के तंजाम ही वैसे। जबरदस्त किलेबंदी की गई है ताकि रंग में भंग डालने वालों की मंशा कामयाब न हो पाए। पूरे रूट को किस तरीके से साधना है, लोग कैसे दर्शन करेंगे, उनकी व्यवस्थाओं का बेहद ख्याल रखने के लिए पुलिस कर्मियों की मॉनिटरिंग यहाँ पर की गई है। एआई कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जो यहाँ पर मूवमेंट वृंदावन में हो रहा है, CCTV कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं। यानी मथुरा वृंदावन की गलियों पर महाकुंभ जैसा पहरा है। एआई कैमरे, रैपिड एक्शन फोर्स और मॉनिटरिंग सेंटर्स के साथ साथ श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए एम्बुलेंस भी तैनात है, क्योंकि योगी राज में अमृत स्नान हो या मथुरा का रंगोत्सव, संतान आस्था का पूरा सम्मान होता है।
मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। राजधानी भोपाल में होली से पहले पुलिस की कोम्बिंग गश्त जारी है। इस दौरान पुलिस ने कई वारंटियों को गिरफ्तार किया है और जेल भी भेजा है। करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भोपाल की सड़कों पर उतरे। अचानक पुलिस की टोली को सड़कों पर देखकर सभी लोग हैरान थे। होली में किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसके लिए पुलिस सतर्क है। यही कारण है कि पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। इसके लिए 1000 पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे। इस दौरान कुल 740 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अभी तक पुलिस ने कुल 17 कॉम्बिंग गश्त की है। इस दौरान 10,000 से ज्यादा अपराधियों पर एक्शन हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ स्थायी वारंटी भी शामिल थे। दरअसल होली में अब कुछ दिन ही रह गए हैं। ऐसे में सीएम मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की हुड्डंगबाजी ना हो, जिससे रंगों के उत्सव में खलल पड़े। जिसके बाद भोपाल पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। कमिश्नर के निर्देश पर हर रोज कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। मथुरा वृंदावन में होली पर्व की धूम है। पूरा बरसाना होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। पूरा ब्रज रंगोत्सव में डूबा नजर आ रहा है। होली के कई रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ब्रज की लठमार होली का अपना अलग ही आनंद है। चेहरे पर घूंघट, हाथ में लठ, सामने ढाल लिए नंदगांव के हुरियारे। लठमार होली का कुछ ऐसा ही नजारा रहा। मथुरा के बरसाना में जमकर लठमार होली खेली गई। बरसाना की गलियां रंगों से सराबोर नजर आई। यहाँ राधा बनी हुरियारिनों ने कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लठ बरसाई। हुरियारों ने भी गीत गाते हुए ढोल से अपना बचाव किया। प्रेम और परंपरा के इस अनोखे संगम को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। चेहरे पर घूंघट लिए ये महिलाएं हुरियारों पर जोर जोर से लठ बरसा रही हैं, लेकिन पुरुष भी उनके प्रहार को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रहे हैं। इस दौरान सभी श्रद्धालु भक्तिभाव से ओतप्रोत लोकगीत गाते नजर आए। जब नंदगांव से आए हुरियारे बरसाना के हुरियारिनों से होली खेलने के लिए पहुंचते हैं, नंदगांव के हुरियारों पर राधा रानी की सखियों की प्रेम भरी लाठियां जमकर बरसी। बरसाना, जिसे राधा रानी की नगरी कहा जाता है, यहाँ हर साल होली पर ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो देश विदेश के लोगों को आकर्षित करता है। भारत में होली का त्योहार अपनी रंगीन परंपराओं और उत्साह के लिए जाना जाता है, लेकिन जब बात ब्रज क्षेत्र की हो और बरसाने की लठमार होली की होती है तो इसका अनुभव कुछ अलग ही होता है। ब्रजधाम में होली का ऐसा आनंद जिसका पूरे साल इंतजार रहता है। यूपी में होली के त्योहार पर मिलावटी जहर के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन जारी है। बात बाराबंकी की करें तो यहाँ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध, मिठाई और मसाले नष्ट किए। इस मिलावटी दूध के जरिए होली के रंग में भंग डालने की तैयारी मिलावटखोरों ने की थी, जिसे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। अब ये देखिए कैसे मिलावटी मिठाई को एक एक कर नष्ट किया जा रहा है। और अब खाद्य विभाग की इस कार्रवाई को भी देख लीजिए, कैसे मसाले के पैकेट फाड़े जा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए थे कि होली के त्योहार में मिलावट का जहर मिलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों पर रेड की और वहां से मिलावटी और एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को सील किया। इतना ही नहीं, खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की, जहां उसे मिलावटी मिठाई, दूध और पनीर मिले, जिनका सैंपल लेकर उसे नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए टीमें बनाई हैं, जो लगातार मिलावटखोरों पर एक्शन ले रही हैं। भोजपुरी गाने का जिक्र सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या ख्याल आता है? अश्लीलता, डबल मीनिंग और फुहड़ता। लेकिन बिहार में अब अश्लील गानों पर ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस डबल मीनिंग गाने बजाने वालों को तलाश रही है। भोजपुरी को बदनाम करने वालों को सख्त वार्निंग है। गाने के नाम पर गली गली फुहड़ता झाड़ने वालों को चेतावनी। बिहार में अब डबल मीनिंग के अश्लील गाने बजाए तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय से सख्त आदेश जारी हुआ है। सभी आईजी और डीआईजी को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों, बसों, ऑटो और रिक्शा में ऐसे गाने बजाने वालों पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 296/79 समेत विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। होना ही नहीं चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। ऐसे पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए कि बाजा बंद करवाना चाहिए। इसको नहीं बजाना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही रिवीलिंग टाइप का होता है, वो अच्छा फील नहीं होता तब। दरअसल त्योहार करीब है, खासकर होली के दौरान ऐसे फुहड़ गानों की गूंज गली गली सुनाई देने लगती है। चलो अच्छी बात है कि अश्लीलता पर बिहार से ही आवाज उठी। पुलिस का मानना है कि अश्लील गाने महिलाओं को असहज करते और बच्चों को गलत संदेश देते हैं। यही वजह है कि पूरे बिहार में कहीं भी अश्लील गाने बजे तो बड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यूपी के मऊ जिला जेल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जेल में हेल्थ चेकअप के दौरान 13 कैदी HIV पॉजिटिव निकले, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कुछ मामलों में जो खुलासा हुआ उससे आप भी हैरान हो जाएंगे। जिला अस्पताल में जांच के बाद HIV मरीज मिलने से जेल प्रशासन भी हैरान है। हेल्थ चेकअप के दौरान 13 कैदियों में HIV की पुष्टि होने के बाद अन्य कैदियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में 13 लोग पॉजिटिव हैं, जिसमें से 10
बलिया के हैं और 3 मऊ के हैं। कैदियों के काउंसलिंग में पता चला है कि जो कैदी HIV पॉजिटिव निकले हैं, इनमें से 7 लोगों ने मेले में सड़क के किनारे से टैटू बनवाए थे। आशंका जताई जा रही है कि टैटू गुदवाने की वजह से इन लोगों को संक्रमण फैला हो। कुछ लोग उसमें से जो है ददरी मेले में टैटू वगैरह गुदवाए थे, तो उसकी वजह से ये संभावना है कि टैटू की वजह से उनमें इन्फेक्शन आया होगा। कई संक्रमित कैदी नशे के आदी थे, जो ड्रग्स लेने के लिए एक ही इंजेक्शन का बार-बार इस्तेमाल करते थे, जिससे भी HIV फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस खबर को देखने के बाद आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या टैटू बनाने से HIV संक्रमण का खतरा होता है? तो जवाब हाँ है। कुछ मामले में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। जब इस्तेमाल की गई सुई संक्रमित हो तब खतरा बढ़ जाता है। संक्रमित सुई को ठीक से सैनिटाइज नहीं किया हो। टैटू बनवाते वक्त साफ और सर्टिफाइड टैटू पार्लर चुनें। लाइसेंस होल्डर टैटू आर्टिस्ट के पास जाएं। साफ सुथरे उपकरणों का ही इस्तेमाल करें। हाइजीन और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। अगर आप किसी अनजान जगह या मेले में बिना सुरक्षा उपायों के टैटू बनवाते हैं, तो HIV, हेपेटाइटिस B और C जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश की सीधी में एक शख्स की पत्नी ही उसके साथ टेढ़ी चाल चल गई और जिस बैंकर से पति ने लोन लिया था, पत्नी उसी बैंकर के साथ फरार हो गई, वो भी अपने बीमार बच्चे को छोड़कर। गोदी में बीमार बच्चा और कागज पर अपनी गुहार लेकर खड़ा ये वही बदनसीब पति है जिससे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया और बीमार बच्चे को पति की गोद में बिलखता छोड़ प्रेमी के साथ चली गई। पीड़ित ड्राइवर पति के मुताबिक उसने बैंक से बीवी के नाम पर 40,000 का लोन लिया था। लोन के सिलसिले में पत्नी अक्सर बैंक जाया करती थी। इसी दौरान पत्नी का बैंक के कर्मचारी शैलेंद्र पटेल से अफेयर हो गया और बीवी उसे और बीमार बेटे को छोड़कर चली गई। हमने 1 साल पहले एक्सिस बैंक से समूह लोन लिया था हमारे पत्नी सत्यवती के नाम, और जो लोन पास करने वाला था वो शैलेंद्र कुमार पटेल उर्फ नारायण पटेल था। हमारे घर 2 तीनदार भी गया है और लोन पास किया है। इसके बाद हमारे पत्नी और उसके बीच में बातचीत होती रहती थी, हमने कई बार देखा भी। पीड़ित पति के मुताबिक उसे पत्नी के अफेयर के बारे में 19 जनवरी को पता चला। उस दिन वो घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकला, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल गया और जब लाइसेंस लेने वापस आया तो घर पर बीवी और उसका प्रेमी शैलेंद्र साथ मिले। मोहल्ले वालों से पता चला कि शैलेंद्र उनके घर ही रह रहा था और पत्नी ने उसे अपना भाई बताया था। हालांकि खुलासा होने के बाद पत्नी प्रेमी के साथ भाग गई, लेकिन वो उसे किसी तरह ढूंढ लाया। लेकिन पत्नी अभी भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे में पीड़ित पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अब हम आपको एक नक्सली कमांडर की प्रेम कहानी बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक नक्सली कमांडर ने अपनी प्रेमिका के एक लव लेटर की वजह से सरेंडर कर दिया और समाज की मुख्य धारा से जुड़ गया। यह है सीताराम, वो सीताराम जो कभी नक्सलियों का एरिया कमांडर हुआ करता था। वर्ष 2000 के दशक में बलरामपुर में नक्सलियों का ऐसा खौफ था कि शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। नक्सली कमांडर सीताराम के नाम से लोग थर-थर कांपते थे। लेकिन इसी बीच उसको किसी के माध्यम से खत मिला और वो खत विराजो का था। खत में विराजो ने बिना किसी डर और दहशत के सीताराम से मिलने की इच्छा जाहिर की। विराजो ने खत में लिखा था कि उसने सीताराम को कभी नहीं देखा, लेकिन उसके दहशत के चर्चे सुने हैं और उससे इम्प्रेस होकर विराजो ने सीताराम से शादी की इच्छा जाहिर की। नक्सली में जब मैं था तो मैं नहीं जान रहा था विराजो को आगे। अब विराजो मेरे नाम से एक पत्र लिखा मुलाकात करने के लिए, और इस पत्र के अनुसार मैं इनको बुलवाया, मुलाकात हुआ। फिर बाद में ये बहुत असरियत रखने लगा और बहुत मेरे को मजबूर कर दिया अपने बात से, और मेरे को साथ देने के बाद कहा। मध्य प्रदेश के दमोह में शव यात्रा निकालने के दौरान मधुमक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और अर्थी छोड़कर लोग अपनी जान बचाते दिखे। देखिए कैसे लोग मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए कई इधर उधर भागने रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अर्थी को सड़क पर छोड़ दिया और किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि जब लोग शव यात्रा लेकर जा रहे थे तभी मधुमक्खियों के झुंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया और भगदड़ मच गई। इस पूरी घटना के वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें लोग मधुमक्खियों के डर से भागते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि शव यात्रा में शामिल किसी व्यक्ति ने मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर मारा, जिसके चलते मधुमक्खियों के झुंड ने भीड़ पर हमला कर दिया। फिलहाल हमले में कई लोगों को मधुमक्खियों ने काटा है, लेकिन गनीमत रही कि किसी को गंभीर घाव नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाघ के आतंक से ग्रामीण परेशान है। अभी हाल ही में बाघ ने एक गाय का शिकार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वही बाघ है जिसने लोगों में खौफ पैदा कर रखा है। बाघ दौड़ कर आया और गाय पर पंजों से झपट्टा मारा और फिर जमीन पर गिराने के बाद अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वीडियो तखतपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां बाघ की दहशत के साए में जीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। हाल ही में इस बाघ ने किसान पर हमला किया था और अब एक गाय का शिकार कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इतना ही नहीं, यहाँ पहले भी बाघ के पैरों के निशान मिले थे और रात के समय भी उसकी चहलकदमी देखी जा रही थी। बाघ के मूवमेंट के बाद वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और उसने बाघ की तलाश शुरू की, लेकिन अब तक उसके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। बाघ की खुलेआम चहलकदमी और हमलों से ग्रामीण डरे हुए हैं और वो बाघ को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी जहरीले कोबरे को बोतल से पानी पीते हुए देखा है? जाहिर सी बात है जवाब ना होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कोबरा बोतल से पानी पीते नजर आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोबरा गटागट बोतल से पानी पीते नजर आ रहा है। जिसने भी ये तस्वीर देखी दंग रह गया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल दभेरी गांव का है, जहां ये 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा मकान के आंगन में छिपकर बैठा था। जैसे ही घर में रहने वालों की नजर कोबरे पर गई तो सब सहम गए। कोबरा के रेस्क्यू के लिए स्नेक कैचर बुलाया गया, जिसके बाद स्नेक कैचर ने बड़ी सावधानी से कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान कोबरा सुस्त नजर आ रहा था, जिसके बाद स्नेक कैचर ने उसे बोतल से पानी पिलाया तो कोबरा बोतल से ही पानी गटकने लगा, जिसके बाद सांप में बेहद फुर्ती आ गई। गर्मी से बेहाल इस कोबरा का रेस्क्यू कर स्नेक कैचर ने उसे जंगल में छोड़ दिया, लेकिन कोबरा का बोतल से पानी पीने का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। महुआ कला गांव में दर्जन भर हमलावरों ने एक घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक विवाद परिवार के 2 भाइयों के बीच भूत प्रेत के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ, जिसके छोटे भाई की पत्नी ने मायके से बदमाशों को बुलवाकर हमला करवा दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग हाथ में लाठी लेकर धमकाते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि एक महिला कुछ दूरी पर खेत में खड़ी है और उसके साथ नीचे जमीन पर एक महिला घायल हालत में पड़ी है, जो बचाव के लिए लोगों से गुहार लगा रही है। लेकिन हमलावरों का मन नहीं पसीजा और उन्होंने जमकर हमला किया। दबंगों के इस हमले में 3 महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद दबंग जाते जाते देख लेने की धमकी भी दे जाते हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है।